भागलपुर गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस घर में गोपाल दास, उसकी पत्नी और उसकी 3 बेटियां मोनिका, रवीना और माधुरी रहती थी। गोपाल दास मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। अरे चाचा, जल्दी जल्दी मसाला छत पर चढ़ा दो, इतना आलस मत करो। क्या करूं मालिक, इस उम्र में इतनी ताकत नहीं बची। अरे चाचा, सिर्फ आप ही इस उम्र में काम नहीं करते, बहुत सारे मजदूर आपकी उम्र में काम कर रहे हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप काम छोड़ दीजिए, लेबरों की कमी थोड़ी ना है। गोपाल दास के घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो किसी तरह जल्दी जल्दी काम करने लगा। शाम को थका हारा घर लौट आया। उसकी 3 बेटियों ने मिलकर खाना बनाया। तभी उसकी माँ ने कहा, मेरी 3 बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, तो कम से कम मुझे तो अब बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता। ये सब सुनकर गोपाल दास बहुत खुश हो रहा था। तभी अचानक गांव का ही एक आदमी, जो कि गोपाल दास का दोस्त था, वो उनके घर आ टपका। अरे बहन जी, बुढ़ापे में आपको तो आपकी बेटियां आराम दे रही हैं, लेकिन काश आपका एक बेटा भी होता तो गोपाल दास जी की भी कुछ मदद हो जाती। जहां अभी तक अब खुद की तारीफें सुनकर 3 बेटियां मुस्कुरा रही थी, राकेश की ये बात सुनकर उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई। अरे मोनिका, रवीना, माधुरी, तुम तीनों अंदर जाओ। गोपाल दास की पत्नी और उसकी 3 बेटियां अपने अपने कमरे में चली गईं। अरे भाई साहब, इस तरह की बातें कम से कम मेरी बेटियों के सामने तो मत बोला करो। अरे गोपाल भाई, मैं तो तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा था। मैं तुम्हें मेहनत मजदूरी करते हुए देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। अभी तक तुमने अपनी 3 बेटियों की शादी तक नहीं की। अरे कम से कम दामाद आ जाते तो दामाद ही कोई मदद कर देते। भाई साहब, मैंने अपनी बेटियों को किसी दूसरे के भरोसे नहीं पाला है, और न ही मुझे अपने दामादों से कोई मदद चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बेटियां पैदा ही नहीं करता। दुनिया में लाखों लोग गरीब हैं, तो क्या हमेशा रोना ही रोते रहते हैं क्या? तुम्हारा बेटा भी तो जवान हो चुका है, 30 साल की उम्र हो गई, न उसको कोई अपनी लड़की देने को तैयार है और न ही वो कोई काम करता है, दिन भर आवारा घूमता रहता है। मेरी बेटियां कम से कम अपनी माँ की मदद तो कर रही हैं। चलो गोपाल दास भाई, आप खाना खाओ, मैं भी घर जाता हूँ। मेरी बीवी खाने पर मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ, जल्दी घर जाओ। तुम्हारा बेटा भी दारू पीकर कहीं से आ ही रहा होगा, उसको भी तो संभालना पड़ेगा तुम्हें। इतना बोलते ही राकेश वहाँ से 9-2-11 हो गया। रात में 3 बहनें, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो हो सकता है हमारे माता पिता सुन ले, इसीलिए कल अपने खेतों के पास सुबह सुबह चलेंगे हम लोग। ठीक है दीदी। अगले दिन मोनिका, रवीना और माधुरी अपने खेतों के पास चली गई। मोनिका दीदी, अब बताओ, माधुरी, रवीना, कल जो राकेश चाचा आए थे, उन्होंने जो भी बात कही एक तरीके से सही कही। कौन सी बात? हम 3 लड़कियां हैं, ज्यादा से ज्यादा हम तीनों अपनी माँ की खाना बनाने में ही मदद करते हैं। राकेश चाचा ने कहा था कि अगर हमारा एक भाई होता तो वो पापा की भी मदद करता। राकेश चाचा के कहने का मतलब ये था कि एक लड़का ही अपने बाप की मदद कर सकता है। दीदी, क्या लड़कियां अपने बाप की मदद नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन हम तीनों आखिर करेंगे क्या? कुछ भी करना पड़े, लेकिन जल्द से जल्द हम तीनों को ही मिलकर अपने पापा को लेबरी करने से रोकना होगा। दीदी, ऐसा करते हैं, हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर चौराहे पर थोड़ी बहुत दुकानें, बहुत सारे सलवार सूट और साड़ियों की भी दुकानें, क्यों ना हम वहाँ चलकर अपने लिए कोई नौकरी ढूंढे? हाँ, ये तूने बिल्कुल सही कहा माधुरी। वो तीनों पैदल ही 2 किलोमीटर उस मार्केट में गई। वहाँ पर सबकी खुद की छोटी छोटी दुकानें थी। 3 बहनें वहाँ काम मांगने लगी। अरे बिटिया, हमारे पास आसपास के कुछ गांव वाले ही कपड़े खरीदने आते हैं। हम लोगों की दुकान किसी शहर में तो है नहीं जो हम पगार देकर किसी दूसरे को काम पर रखें। उन तीनों ने बहुत सारी दुकानों पर नौकरी ढूंढी, पर उन्हें कहीं भी काम नहीं मिला। थक हार कर वो लोग अपने घर की तरफ वापस लौट आई, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें बहुत सारी भीड़ दिखाई दी। रवीना, माधुरी, ये गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? दीदी, लगता है सारे गांव वाले ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं कहीं। अरे चलो इन गांव वालों से ही पूछते हैं। तभी अचानक मोहिनी की नजर अपने पापा के दोस्त राकेश पर गई। अरे राकेश चाचा, ये सारे गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? आप भी बहुत तेजी में भागे जा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कोई प्रसाद बट रहा हो। अरे बेटिया, हमारे लिए वो प्रसाद ही है। अरे तुम्हें पता है, पास वाले गांव में वही बिरयानी वाला आया है जो हर साल सिर्फ 2 या 3 बार ही आता है, इसीलिए सारे गांव वाले उसकी बिरयानी खाने जा रहे हैं। मुझे जाने दो, वरना ये लोग आगे निकल जाएंगे, हाँ तो सारी बिरयानी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, इतना कहकर राकेश उन गांव वालों के साथ वहाँ से चला गया। ये गांव वाले भी ना बिरयानी के पीछे बिल्कुल पागल हो जाते हैं।
जब भी बेचारा वो बिरयानी वाला आता है, गांव वाले उस पर टूट पड़ते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर वो बिरयानी वाला बहुत महंगी बिरयानी बेचता है, फिर भी ये गांव वाले खाने पहुंच जाते हैं। खैर पैदल चलते चलते वो तीनों किसी के घर में घुस गई। वो घर उनकी सहेली रानी का था। अरे रानी, इस गांव में सिर्फ तुम्हारे ही घर खुला देखा तो तुम्हारे घर चले आए। सारे लोग बिरयानी खाने गए, तुम नहीं गई? तुम तीनों तो जानती हो मेरी माँ बंगाली है और हम लोग के लिए बिरयानी तो बहुत ही नॉर्मल चीज है। पता नहीं गांव वाले क्यों पागल रहते हैं बिरयानी के पीछे। तुम्हारी माँ बंगाल की है तो उन्हें तो जादू टोना आता ही होगा। अरे रवीना, कैसी बातें कर रहे हो? हर बंगाली को जादू टोना थोड़ा ही आता है, ये तो सिर्फ कहने की बात है। रवीना, माधुरी, चलो हम लोग अपने घर चलते हैं। हम तीनों सुबह की निकली हुई हैं, माँ हम तीनों का इंतजार कर रही होगी। तीनों अपने घर पहुँच गई। घर पहुंचकर तीनों बहनें एक बार फिर से वही सोचने लगी कि आखिर अब क्या किया जाए, क्योंकि काम धंधा तो किसी को मिला नहीं और उस गांव में जब लड़कों को काम नहीं मिलता तो लड़कियों को कहां से मिल जाएगा। तभी अचानक मोनिका के दिमाग में एक प्लान आया। मुझे लगता है नौकरी मिलना आजकल के टाइम पर बहुत मुश्किल है। तुम दोनों ने देखा, पूरे गांव वाले बिरयानी के पीछे पागल हैं। अगर हम तीनों मिलकर किसी तरह बिरयानी का ठेला लगा लें तो गांव वालों को हर रोज बिरयानी खाने को मिलेगी। हाँ दीदी, ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं। ये गांव वाले और आसपास के गांव वाले भी पहले दिन से ही टूट पड़ेंगे हमारे ठेले पर। हर रोज हजारों की कमाई होगी कम से कम। एक बार अगर काम चल गया तो पापा का काम हम लोग छुड़वा देंगे। लेकिन इसमें भी तो रुकावट है। बिरयानी बनाने के लिए बाकी सब तो हमारे पास है, लेकिन मटन और चिकन कितना महंगा है, वो हम कैसे खरीदेंगे? इतना तो पैसा भी नहीं हमारे पास। दीदी धीरे धीरे बोलो ना, माता पिता सुन लेंगे। कल हम लोग रानी के घर में बैठकर इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन तीनों बहनें रानी के घर पहुंच गई। तीनों ने रानी के साथ अपनी बात शेयर की। अरे तो तुम तीनों को ये किसने कहा कि शुरुआत से ही मटन और चिकन की बिरयानी बनाओ? पर बिरयानी तो मटन और चिकन की ही बनती है ना। हाँ, लेकिन तुमने कभी वेज बिरयानी का नाम नहीं सुना? हमारे बंगाल में तो बिरयानी में आलू डालकर बनाते हैं और बड़ी स्वादिष्ट भी लगती है। इतना सुनते ही तीनों बहनें खुश हो गईं। लेकिन आलू बिरयानी आखिर बनाते कैसे हैं? जैसे चिकन और मटन की बिरयानी बनाते हैं वैसे आलू बिरयानी भी बनाते हैं। बस आलू उबाल कर डालना है। और रही बात बिरयानी बनाने की, तो वो तो मेरे घर में बना लेना और मेरे ही घर के बाहर चबूतरे में दुकान भी लगा लेना। हाँ, ये सही रहेगा। जब काम चलने लगेगा तब हम अपने माता पिता को बता देंगे, क्योंकि ऐसे अगर हमने उनसे इजाजत लेने की कोशिश की तो हमारे पिताजी मना ही कर देंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही रवीना, मोनिका और माधुरी ने आलू बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। बाकी लोगों से ये बिरयानी अलग बने, इसके लिए आलू को थोड़ा और स्वादिष्ट और रंगीन बनाना होगा। हम लोग साधारण पानी में आलू नहीं उबालेंगे। पानी में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़े से कलर्स, थोड़ा सा सरसों का तेल, ये सब डाल देंगे और उसके बाद ही उसमें आलू उबालेंगे, जिससे सारा स्वाद आलू के अंदर तक समा जाएगा। अरे वाह मोनिका, ये तो दुनिया की सबसे अलग आलू बिरयानी बनेगी। फिर बिरयानी बनने के बाद उसमें हम लोग शिमला मिर्च, ककड़ी जैसी हरी सब्जियों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से उन चारों ने मिलकर 2-3 घंटे में लाजवाब आलू बिरयानी तैयार कर दी। घर के बाहर चबूतरे में ही उन्होंने बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वाले आना शुरू हो गए। 2 घंटे के अंदर ही उन लोगों ने जितनी बिरयानी बनाई थी सब बिक गई। गांव वालों, परेशान मत हो, शाम को 5 बजे हम लोग फिर से बिरयानी लगाएंगे। शाम को उस गांव के लोग तो बिरयानी खाने आए ही, आसपास के लोगों को भी पता चल गया और वो लोग भी दौड़े चले आए। तीनों बहनों के माता पिता भी ये जानकर बहुत खुश हुए और अब उनके पिता भी मजदूरी छोड़कर बिरयानी का काम करने लगे और सारी गरीबी कुछ ही महीनों में दूर हो गई और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। बेलापुर नाम के गांव में आलोक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शोभा और बेटी मीनू के साथ रहता था। आलोक बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। उसके पास ना तो कोई जमीन थी जिस पर वो खेती कर सके और ना ही कोई दुकान थी जिसके सहारे वो अपना घर चला सके। शोभा, अब हमारी मीनू भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और मेरे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है। पता नहीं कैसे पढ़ा पाऊंगा उसे। हे भगवान, हमारी मदद कर। गांव में अगर किसी के घर की या खेत की साफ सफाई करनी होती थी तो वो आलोक कर दिया करता था, जिससे उसकी थोड़ी कमाई हो जाती थी। मगर ये रोज का नहीं था, कभी उसे काम मिलता था तो कभी वो बेरोजगार रहता था। क्या करूं शोभा, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं जिससे कि अच्छी कमाई हो जाए। आलोक किसी पक्के काम की तलाश में निकल पड़ता है। काम तलाशते तलाशते उसे शाम हो जाती है और वो घर आ जाता है। शोभा, अगर कुछ खाने के लिए बनाया है तो दे दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। जी, आज के लिए थोड़ा सा आटा और सब्जी बची थी, वो बना दी है, पर ना जाने कल का क्या होगा। ओहो, अब क्या कर सकते हैं, जो है वही ला दे। मैं खुद काम की तलाश में सुबह से भटक रहा हूँ।
लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा। मैं तो परेशान हो चुका हूँ। जी आप दुखी मत होइए, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हमारे अच्छे दिन आएंगे। आज तो ये रोटी सब्जी नसीब हो गई, लेकिन पता नहीं कल ये भी मिल पाएगी या नहीं। आलोक रोटी सब्जी खाते खाते काम के बारे में सोच रहा होता है, तभी वो सोच में पड़ जाता है। अरे वाह, रोटी सब्जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी रोटी सब्जी से मेरा काम बन जाएगा। आलोक खुश होते हुए शोभा से कहता है, शोभा, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है जिससे मेरी अच्छी कमाई होगी। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ हाँ कहो, क्या आइडिया है? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रोटी सब्जी बनाकर बेचूं। जी आइडिया तो अच्छा है, पर हम उसे बेचेंगे कहाँ? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर, अब कुछ और काम ढूंढता हूँ। अगले दिन आलोक काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता और वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है, नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम राजीव है और मैं इस गांव में नया आया हूँ। क्या आप भी इस गांव में रहते हैं? जी जी, मैं भी इसी गांव में रहता हूँ और यहीं पास में ही मेरा घर है। अगर आप बुरा न मानो तो मैं एक बात पूछूं? जी कहिए। आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? जी, दरअसल मैं काम की तलाश में हूँ, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही। सोचा था कुछ बनाकर बेचूंगा, लेकिन उसके लिए जगह नहीं है मेरे पास। जगह नहीं है मतलब मेरा घर बहुत ही छोटा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नई जगह खरीद सकूं। ओहो, तो ये बात है। वैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास इस गांव में बहुत सारी जमीन है। अगर आप चाहें तो उस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सच में? और जब आपकी कमाई अच्छी होने लगे तो उसमें से कुछ पैसे आप मुझे भी दे दीजिएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव आलोक को अपनी जमीन दिखा देता है, जिसके बाद आलोक वहाँ पर अपना रोटी सब्जी बेचने का काम शुरू कर देता है। साथ ही शोभा भी आलोक की मदद के लिए आ जाया करती थी। आलोक की रोटी बिजनेस का काम बहुत अच्छे से चलने लग जाता है। सभी को उसकी रोटी सब्जी बहुत पसंद आती है। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाया करती है। आलोक अच्छी कमाई करने लग जाता है। उस कमाई से वो धीरे धीरे अपना सारा कर्ज उतार देता है। फिर एक दिन वो राजीव के घर जाता है। अरे आलोक भाई, आओ आओ, क्या हाल है आपके? आज मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रहे आपके पैसे। बुरे वक्त में आपने मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आलोक हर महीने राजीव को पैसे देने लगता है। एक दिन राजीव पैसे लेते हुए कहता है, आलोक, मैं तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुश हूँ। मैं सोच रहा था मैं ये जमीन तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ। इसके बदले तुमसे जितना हो सके उतने पैसे मुझे देते रहना। ये क्या बात कर रहे हैं? आपकी जमीन अब मेरे नाम? हाँ हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। इस बात से आलोक बहुत खुश होता है। अब वो अपने काम को और भी मेहनत और लगन के साथ करता। लेकिन एक दिन जब आलोक रोटी सब्जी बेच रहा था, तभी अचानक उसकी दुकान पर पुलिस आ जाती है। भाई, कौन है इस दुकान का मालिक? जल्दी से बुलाओ उसे। साहब, ये तो मेरी ही दुकान है, मैं ही इसका मालिक हूँ। बताइए क्या बात है? ओहो, तो तुम ही हो वो हैं जिसने इस जमीन के मालिक को डरा धमका कर ये जमीन अपने नाम करवा ली। चल भाई चल, मेरे साथ चल, जेल की हवा खाने। मगर साहब, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। दरअसल इस जमीन के मालिक तो राजीव जी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी ये जमीन मेरे नाम की है। अच्छा, तो फिर लेकर चल मुझे उस राजीव के पास। चल। आलोक पुलिस को राजीव के घर लेकर जाता है। क्यों भाई, क्या इसकी दुकान की जमीन तुम्हारी थी हैं, जिसे तुमने इसे कुछ महीने पहले बेच दिया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? कौन सी जमीन? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। कौन हो भाई तुम और मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? लेकिन आपने ही तो मुझे रोटी सब्जी की दुकान खोलने के लिए वो जमीन दी थी और कुछ महीनों बाद वो मेरे नाम भी कर दी थी। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं नहीं जानता तुम्हें। भाई, कहानी तो बहुत अच्छी बना लेते हो। अब चलो जेल, वहाँ की हवा खाने, वहीं तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। चल। तभी पुलिस आलोक को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। सभी अपराधी जो है ना, जुर्म करने के बाद यही कहते हैं। साहब, क्या जाने से पहले एक बार मैं अपनी बीवी बच्चों से मिल सकता हूँ साहब? ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए, समझे? तभी पुलिस की गाड़ी आलोक के घर के बाहर आकर रुकती है। अंदर जाकर आलोक अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने हमारे साथ, अब हम आपके बिना क्या करेंगे? शोभा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम्हें ही ये घर संभालना होगा
और हाँ, अपना और मीनू का ध्यान रखना। मेरी बात मानो तो जब तक मैं वापस नहीं आता तुम अपने मायके चली जाओ मीनू को लेकर। नहीं, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब कोई फायदा नहीं है शोभा, सब खत्म हो गया। कुछ सालों बाद जेल से छूटते ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा। पापा मत जाओ ना हमें छोड़कर। इसके बाद आलोक मीनू और शोभा को गले लगा लेता है और तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी पुलिस आलोक को अपने साथ लेकर चली जाती है। तकरीबन 3 साल जेल में गुजारने के बाद आलोक वापस शोभा और मीनू को लेने उसके मायके जाता है। शोभा, तुम ठीक तो हो ना? और मीनू कैसी है? हम दोनों हर रोज आपको याद करते थे। मीनू रोज आपके बारे में पूछती थी। मैंने भी तुम दोनों को बहुत याद किया। चलो अब वापस अपने घर चलते हैं। इसके बाद आलोक दोनों को लेकर घर आ जाता है। घर आकर वो शोभा से कहता है, शोभा तुम खाना बनाओ, तब तक मैं आता हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? उस राजीव से पूछने कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद आलोक राजीव के घर जाता है, लेकिन उसके घर पर तो ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वो 1 साल पहले ही गांव छोड़कर जा चुका है। इसके बाद आलोक वापस अपने घर आ जाता है। शोभा, वो तो 1 साल पहले ही ये गांव छोड़कर जा चुका है। अब छोड़िए जी, उसको उसके किए की सजा तो भगवान जरूर देगा। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोचिए कि कौन सा नया काम ढूंढना है। हाँ शोभा, अब दोबारा से कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा। वैसे जेल में मैंने काम करके कुछ पैसे कमाए हैं। जब तक मुझे कोई नया काम नहीं मिल जाता तुम इन्हीं से काम चलाओ। तभी आलोक का दोस्त राजू उससे मिलने आता है। क्या हाल है अशोक भाई? वैसे उस राजीव ने तेरे साथ बहुत बुरा किया भाई। छोड़ उन सब बातों को, बीती बातों को क्या याद करना। अब मैं आगे के बारे में सोचकर नए काम की तलाश में हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे तुम्हारे गांव से कुछ दूरी पर एक शहर है, वहाँ रेस्टोरेंट और ढाबे बहुत कम हैं। अगर तुम चाहो तो वहीं जाकर अपनी रोटी सब्जी बेच सकते हो। ठीक है भाई, मैं सोचता हूँ। इसके बाद अगले दिन शोभा से कहकर आलोक शहर की ओर निकल पड़ता है। यहाँ तो एक भी जगह ऐसी नहीं दिख रही जहाँ मैं रोटी सब्जी लगा सकूं, पर वापस किसी से जमीन लेने की गलती मैं नहीं कर सकता। हाँ, ये ठीक रहेगा, साइकिल पर रोटी सब्जी बेचूंगा। इसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे की बचत उसने जेल में रहकर की थी, उनसे वो एक साइकिल खरीदता है। इसके बाद आलोक रोज गांव से आना जाना करता है। साइकिल पर घूम घूम कर रोटी सब्जी बेचता है। रोटी सब्जी ले लो, रोटी सब्जी। सभी आलोक की रोटी सब्जी खाने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी कमाई काफी अच्छी होने लग जाती है, जिससे वो शहर में किराए पर घर ले लेता है और अपनी पत्नी और बेटी को भी अपने साथ शहर में ही रखता है। अब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने लगती है। एक दिन आलोक रोटी सब्जी बेच रहा था, तभी उसे शोर सुनाई देता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो सड़क हादसे में एक आदमी की जान चली गई होती है, जिसके कारण वहाँ भीड़ लगी होती है। जब आलोक पास आकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो मृत व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजीव था। इसका मतलब राजीव गांव से भागकर यहाँ रह रहा था। भगवान ने उसको उसके किए की सजा दे दी।